संजय यादव और आप देख रहे हैं विशेष। दरअसल देश की फिजा में सियासी बयार इस वक्त बह रही है। इस बार के चुनाव में जिसका शोर सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है वो है राष्ट्रवाद। जी हां, मौजूदा चुनाव में बुनियादी मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रवाद का मुद्दा गरमाया है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या राष्ट्रवाद के रंग से जीतेंगे 19 की जंग। यह सवाल बेहद लाजमी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार देश की 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और माना जा रहा है कि इन सीटों के ही नतीजे दिल्ली के दंगल यानी दिल्ली का रास्ता तय करेंगे। तो 2019 के रण में हर कोई 20 साबित होने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन सियासी पंडितों का भी मानना है कि इस चुनाव में राष्ट्रवाद की छवि किसी भी उम्मीदवार की जीत की तस्वीर लिख सकती है, उम्मीदों में पंख लगा सकती है। और यही वजह है कि देश की सबसे 10 जो हॉट सीटें हैं, इस बार मुकाबला यहां पर बेहद दिलचस्प बना हुआ है। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली। सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे बड़े महारथी। उन्नीस के रण में कौन किस पर 20। राष्ट्रवाद के नाम पर 19 का रण। आपको पाकिस्तान को जवाब देने वाला भारत चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के आगे दबने वाला भारत? देश की 10 सीटों से निकलेगा दिल्ली की सत्ता का रास्ता। चुनाव तो आपने कई देखे होंगे, कई चुनाव के महामुकाबले के बारे में आपने सुना भी होगा, लेकिन 2019 का चुनाव इन सबसे जुदा है, सबसे अहम है, सबसे खास है। वजह भी अलग है। आमतौर पर चुनाव में आपने बुनियादी मुद्दों का बोलबाला देखा होगा। भले ही सियासी पार्टियां अपने ही वादे पूरा ना कर पाई हों, लेकिन हर चुनाव में वो उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हाजिर हो जाती हैं। सियासत में अब तक ये ट्रेंड बन चुका है, लेकिन इस बार के चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है राष्ट्रवाद। जी हां, राष्ट्रवाद के दम पर ही इस बार का जीत हार का फैसला होगा। बुनियादी मुद्दे छूट गए पीछे, वार पलटवार का दौर जारी, जनता मुंह ताक रही, अब राष्ट्रभक्ति से जीतने की तैयारी। 2019 के चुनाव का सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रवाद से मिलेगी दिल्ली की सत्ता? मौजूदा चुनाव में 10 ऐसी सीटें हैं जहां हो रहा है महामुकाबला। ऐसा महामुकाबला जो न सिर्फ चुनाव में जीत हार तय करेगा, बल्कि देश की दशा और दिशा भी इन्हीं सीटों से तय होगी। इन सीटों पर हो रहे मुकाबले पर पूरे देश की नजर है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। रामपुर लोकसभा सीट, यूपी, आजम खान वर्सेस जया प्रदा। कभी समाजवादी पार्टी में एक साथ रहे जया प्रदा और आजम खान का इस चुनाव में आमने सामने का मुकाबला है। आजम खान एक और जहां सबसे विवादित नेताओं की फहरिस्त में शुमार हैं, तो वहीं जया प्रदा के पीछे अमर सिंह का हाथ है। वहीं इस चुनाव में जया प्रदा पर ओछे बयान देकर आजम खान पहले ही राष्ट्रवादियों के निशाने पर हैं। अमेठी लोकसभा सीट, यूपी, राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला अमेठी राहुल गांधी के लिए अब अभेद्य नहीं रहा। स्मृति ईरानी यहां से उनको कड़ा मुकाबला दे रही हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी पहले ही केरल के वायनाड सीट से दोहरी उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बीते कुछ समय जनेऊधारी और सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाने की कोशिश की, उससे यहां का चुनाव अब हाई हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व का बन चुका है। आजमगढ़ लोकसभा सीट, यूपी, अखिलेश यादव वर्सेस दिनेश लाल यादव निरहुआ। आजमगढ़ सीट पर चुनाव बेहद दिलचस्प है।
मुकाबला महागठबंधन प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनाम भोजपुरी सिने स्टार निरहुआ के बीच में है। ये वो सीट है जहां दोनों प्रत्याशी एक ही जाति से आते हैं और चुनाव सांप्रदायिक रंगों में रंगना तय है। वाराणसी लोकसभा सीट यूपी, नरेंद्र मोदी वर्सेस अन्य। पीएम मोदी वाराणसी से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने इसे पूरे चुनाव को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है। ऐसे में एक और जहां उनकी मजबूत दावेदारी है तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक महागठबंधन और कांग्रेस उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। लाजमी है कि यहाँ वोटिंग राष्ट्रवाद के नाम पर ही होगी, क्योंकि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर विरोधियों ने पाकिस्तान के हित में सवाल उठाए, उससे मोदी की छवि कट्टर राष्ट्रवादी और विरोधियों की राष्ट्र विरोधियों की बन चुकी है। गोरखपुर लोकसभा सीट यूपी, रवि किशन वर्सेस रामभुआल निषाद। यूपी के सीएम और बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देश भर में लोकप्रियता बटोरने वाले योगी आदित्यनाथ के गढ़ में इस बार चुनाव दिलचस्प है। चुनाव को अली बनाम बजरंग बली का रंग देने वाले योगी के गढ़ में रवि किशन बीजेपी के उम्मीदवार हैं और सामने है महागठबंधन की आस रामभुआल निषाद। तो उत्तर प्रदेश की सीटों पर मुकाबला तो आपने देख लिया, लेकिन ये इसलिए अहम है क्योंकि यूपी की सीटें ही दिल्ली की सत्ता तय करती हैं। लेकिन यूपी के बाद जो सबसे अहम सियासी सूबा माना जाता है वो है बिहार। जी हां, बिहार में भी दो ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प, बेहद कड़ा होने वाला है और मुद्दा है राष्ट्रवाद। बेगूसराय लोकसभा सीट बिहार, गिरिराज सिंह वर्सेस कन्हैया कुमार। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, जिन पर देश विरोधी नारेबाजी के लिए देशद्रोह का आरोप लगा, वो इस चुनाव में बेगूसराय की सीट से लेफ्ट के प्रत्याशी हैं। उनके मुकाबले के लिए बीजेपी ने फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। पटना साहिब लोकसभा सीट बिहार, शत्रुघ्न सिन्हा वर्सेस रविशंकर प्रसाद। शॉर्ट गन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा लंबे वक्त से इस सीट पर बीजेपी के सांसद के तौर पर चुने जाते रहे हैं, लेकिन बीजेपी से बेआबरू होकर निकलने के बाद अब उनका मुकाबला यहां रविशंकर प्रसाद से है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी और बिहार के लिए आमतौर पर यही मान्यता है कि यही वो दो राज्य हैं, दो सूबा हैं जो सत्ता, सियासत और संग्राम की दशा और दिशा तय करती हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में इन दो राज्यों से अलग भी कुछ ऐसी सीटें हैं, 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला सबसे बड़ा संदेश देने वाला है। इन हॉट सीटों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की एक सीटें आती हैं, वो भी आपको बताते हैं। भोपाल लोकसभा सीट मध्य प्रदेश, दिग्विजय सिंह वर्सेस साध्वी प्रज्ञा। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चुनावी जंग पर देश की निगाहें टिकी हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता और 10 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह कांग्रेस टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, वहीं बीजेपी ने अपने इस किले को बचाने के लिए अपने भगवा चेहरे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। जोधपुर लोकसभा सीट राजस्थान, वैभव गहलोत वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इस बार जोधपुर से ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह शेखावत से उनका सीधा मुकाबला है। हालांकि चुनाव से ठीक पहले यहां हुए सांप्रदायिक दंगे ने चुनाव को कांटे का बना दिया है। गांधीनगर लोकसभा सीट गुजरात, अमित शाह वर्सेस सीजे चावड़ा। लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी की पारंपरिक सीट पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के सीजे चावड़ा ताल ठोक रहे हैं। चूंकि शाह का ये पहला मुकाबला है, इसीलिए लाजमी है कि ये चुनाव उनके बीते कामकाज पर नहीं बल्कि राष्ट्रवादी छवि के आधार पर ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश की ये 10 वो सीटें थी जिन पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। अगर अब इन सभी 10 सीटों में से सबसे अहम सीट की बात करें तो भोपाल सीट राष्ट्रवाद की साए में इस वक्त लिपटी है, हॉट सीट बनकर उभरी है, क्योंकि यहां मुकाबला राष्ट्रवादी चेहरे बनाम हिंदू आतंकवाद का शगुफा छोड़ने वाले साध्वी प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह के बीच में है।
तोड़ फोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मेरा आत्मबल कमजोर नहीं है, क्योंकि मैं देश को समर्पित हूँ, धर्म को समर्पित हूँ। ये भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। नाम है प्रज्ञा सिंह ठाकुर। तुमने विस्फोट किया, तुमने विस्फोट किया, तुमने विस्फोट किया। मैंने कहा नहीं किया। वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिनका नाम मालेगांव बम धमाके के बाद सुर्खियों में रहा। वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो इस वाकये के बाद आरोपों के घेरे में थी। कहलवाना चाहते थे कि तुमने एक विस्फोट किया है और मुस्लिमों को मारा है। ये उनकी राजनीति थी, ये उनकी देश विरोधी, देश को तोड़ने की का कुचक्र था। वही सन्यासिनी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिनके हवाले से इस्लामी दहशतगर्दी के बरक्स भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे अल्फाज सियासत के शब्दकोश में मुकम्मल ठिकाना तलाशते नजर आने लगे। उसको सत्ता पर स्थापित करने के लिए सबसे पहले भगवाधारियों को कत्ल कर दो। भगवा वस्त्रों में लिपटी वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिनके नाम पर कांग्रेस पूरे हिंदुत्व को कोसती रही और जिसके उलट बीजेपी इस साध्वी की हिमायत में मजबूती के साथ खड़ी रही। जाहिर है प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भोपाल से बीजेपी के टिकट पर खड़ा होना सियासी बांसुरी की कोई सुरीली तान नहीं, बल्कि ये ऐलान है कि पार्टी अपने हिंदुत्व के एजेंडे से नहीं डिगने वाली। कांग्रेसियों ने इतने वर्षों से जो देश को भ्रमित किया है, धर्म पर कुठाराघात किया है, राष्ट्र धर्म पर कुठाराघात किया है, इन सब चीजों को लेकर के मैं समाज में जाऊंगी। भोपाल की सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। ये वो सीट है जहां से कांग्रेस पिछले 30 सालों में बस हारती ही रही है। 1989 के बाद से यहां कभी नहीं जीती। दिग्विजय सिंह ने यहां से चुनाव लड़ने के लिए हामी तब भरी जब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें सबसे कठिन सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। फिर भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर दिग्विजय सिंह के नाम के ऐलान के साथ ही पार्टी के हौसले परवान चढ़ने लगे। वो जीतेंगे और बड़े मार्जिन से जीतेंगे, ऐसे दावों का दौर भी शुरू हो गया। लेकिन कांग्रेस के इस परवान चढ़ते हौसले को उस वक्त पलीता लग गया जब बीजेपी ने यहां से अपने उम्मीदवार के तौर पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम की घोषणा कर दी। साध्वी प्रज्ञा जी एक नारी भी है, महिला भी है। निराधार आरोपों के आधार पर एक नारी को यंत्रणा दी गई, यातनाएं दी गई कि भगवे को आतंक के नाम से पुकारा गया, आरोप लगाए गए। बात केवल भोपाल विजय की नहीं, पार्टी तो इस मोर्चे पर पहले से ही इत्मीनान थी। असल कोशिश तो भोपाल के बहाने पूरे हिंदुस्तान तक एक बड़ा पैगाम पहुंचाने की थी। साध्वी प्रज्ञा इसका जरिया बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको याद होगा वो शर्मनाक दिन जब देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में देश को टुकड़े टुकड़े कर देने के नारे लगे थे और उस टुकड़े गैंग का पोस्टर बॉय बनकर सामने आया था कन्हैया कुमार का चेहरा। बिहार के बेगूसराय से वही चेहरा गिरिराज सिंह को इस बार चुनौती दे रहा है। लेकिन यही वजह है कि इस पूरे चुनाव में यहां सिर्फ चर्चा राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह की हो रही है। यहां आलम क्या है और कैसे राष्ट्रवाद यहां चुनाव पर इस वक्त हावी है, इसकी तस्दीक आज एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद बिल्कुल साफ हो जाता है जब आम लोगों ने ही कन्हैया कुमार को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उस वक्त यहां घेर लिया जब वो चुनाव प्रचार के लिए घर से निकल रहे थे। नेता बने चलो हमार ठीक है, बहुत स्वागत है। जनता गिर जीतबो तभी मन होतो। हां भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कैलाश नहीं होतो। नहीं 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 नोटा, नोटा ओ भाजपा नहीं, नोटा ठीक है, नोटा। कन्हैया कुमार जी जेएनयू के कैंपस में सरकारी पैसे पर पढ़कर अपने ही देश के खिलाफ नारे लगाना और लगवाना आसान बात रही होगी, लेकिन गांव की धूल फाकती सड़कों पर सच्चे हिंदुस्तानी का सामना करना इतना आसान नहीं है जितना आपने समझा था।
देशद्रोहियों के पोस्टर बॉय बने कन्हैया कुमार की फजीहत वाली ये वीडियो बिहार के बेगूसराय की है। कन्हैया यहीं से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उन्हें हर दिन सवालों और तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह है कन्हैया की देशद्रोही विचारधारा। जनता गिर तो वो तभी मोइन होतो। झूठो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कैलाश नहीं होतो। ये सवाल जवाब उस समय हुआ जब कन्हैया बेगूसराय के रामगदीरी में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस बातचीत के आखिर में कन्हैया कुमार सवाल करने वाले से ही पूछते हैं कि बीजेपी के हो क्या? वो जवाब देता है नहीं। लेकिन हम पूछते हैं क्यों कन्हैया कुमार, क्या बीजेपी कार्यकर्ता को उसके इलाके से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से सवाल पूछने का हक नहीं है? क्या बीजेपी का कार्यकर्ता देश का नागरिक नहीं होता? कितनी छोटी सोच है आपकी। जब एक नागरिक आपसे देश पर सवाल पूछता है तो आप उसे बीजेपी का बताकर बच निकलने की कोशिश करते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं कि देश की सत्ता का मूड पूर्वांचल से ही तय होता है और पूर्वांचल में बीते 2 दशकों से जिसने खुद को अपनी धुरी बना रखा है वो है गोरखपुर जिला। वही गोरखपुर जिला जहां चलता है मठ का सिक्का, मठ का राज, और लंबे वक्त से यहां योगी आदित्यनाथ का बोलबाला है। यह सीट इसलिए हॉट हो जाती है, हॉट मानी जाती है क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ हर बार हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का कार्ड खेलकर जीतते आए हैं। ऐसे में पहली बार जब इस सीट की उम्मीदवारी मठ से नहीं हो रही है तो यहां का समीकरण क्या कहता है, यह भी आपको समझाते हैं। हम है रंगीला जिला जौनपुर वाला, हम है रंगीला जिला जौनपुर वाला। जौनपुर वाला रंगीला रवि किशन अब योगी के गढ़ में बीजेपी की उम्मीदवारी संभालेंगे। हम डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में भेजेंगे कि आपके कैदियों को यहाँ उत्तर प्रदेश भेजिए, हम सुधारेंगे, उनको वापस भेजेंगे। इसको कहते हैं मोदी जी। इस देश में रहना चाहिए एक बार फिर मोदी सरकार। हिंदी से लेकर भोजपुरी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके रवि किशन अब सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से जीत का दम भर रहे हैं। कोई चुनौती नहीं है, बस हमको मोदी जी और योगी जी के कार्य को हर दरवाजे पे जाके खटखटाना है और बताना है बस। जिस सीट पर योगी आदित्यनाथ 1998 से लेकर 2017 तक अजय रहे, पिछले साल लोकसभा उपचुनाव में यहां बीजेपी को हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब इस पासे को पलटने की तैयारी है और इसके लिए बीजेपी को रवि किशन से बेहतर कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं दिखा। पूरा देश मुझे प्रेम करता है और देश ने सुपरस्टार बनाया हमको। आप सब लोगों को हम इतना एंटरटेन किए, तो मैं किसी बिरादरी का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। ये देश मेरा है, मैं इस देश का। पिछले चुनाव में रवि किशन कांग्रेस की टिकट पर जौनपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। जौनपुर रवि किशन का होम टाउन है। 2014 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में इन्हें सिर्फ 4% वोट मिले थे। तब मोदी लहर में इनकी नैया डूब गई थी। 2017 में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया था। हालांकि रवि किशन पिछले उपचुनाव से ही गोरखपुर सीट के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी अब जाकर मिली है। आप लोगन के भले खातिर, आप लोगन के पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के बढ़ाए खातिर, बिहार के बढ़ाए खातिर, अपन भोजपुरिया समाज और समस्त हिंदुस्तान के बढ़ाए खातिर ये पार्टी के ज्वाइन के लिए। दरअसल पूर्वांचल की 20 से ज्यादा लोकसभा सीटें भोजपुरी बेल्ट में हैं। यही वजह है कि दिल्ली में मनोज तिवारी, आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहुआ के बाद अब रवि किशन पर बीजेपी ने एक बड़ी राजनीति के तहत बड़ा दांव लगाया है। ये लोग जीतने के चक्कर में पागल हो चुके हैं कि कैसे जीतें, क्योंकि उनको पता है कि इतनी बुरी तरह ये लोग हार रहे हैं। गोरखपुर कब जाएंगे? अभी महाराज जी से मिलेंगे, आदेश होगा तो रात ही को चले जाएंगे। पूर्वांचल की रणभूमि 25 जिलों में फैली है और हर जिले में भोजपुरी का सिक्का चलता है। पूर्वांचल की सीटों पर बीजेपी आज से 5 साल पहले वाली कामयाबी फिर से दोहराना चाहती है। पहले मनोज तिवारी, फिर निरहुआ और अब रवि किशन के चुनावी मैदान में उतरने का मतलब है भारी भीड़ जुटाना। ये बीजेपी का भोजपुरी कार्ड कितना कामयाब होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये चेहरे भोजपुरी के बड़े हीरो हैं, बड़े चेहरे माने जाते हैं, लेकिन देखना यह कि राजनीति में कितना बड़ा ये चेहरा बन पाते हैं। फिलहाल विशेष में आज इतना ही।